Okay, write down. Heading. Total internal reflection. Total internal total internal reflection. Simply TIR. Sorry, TIR. Total internal reflection. देखो, पढ़ लेना अलग चीज है, समझना अलग चीज है ना। सिर्फ रट लेना अलग चीज है, समझना अलग चीज है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं, फिर उसके बाद इसको लिखवा देता हूँ कि ये क्या होता है, डेफिनेशन है ना। तो अगर बात किया जाए, सबसे पहले रिफ्लेक्शन, और ध्यान से समझना इस बात को। अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करता हूँ, ठीक है, दिस इज रेयरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर। डेंसर है, ये रेयरर है। और अगर डेंसर से रेयरर में रेंज आती है, दिस इज द नॉर्मल। अगर ये डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या होगा? It will bend towards the normal or away from the normal. Away from the normal. Away from the normal. Very good. Away from the normal. सिंपल सी बात। और अगर अगर देखा जाए यहां से आई और ये आर, तो इन दोनों में, आई और आर में, बड़ा कौन है? आर इज ग्रेटर देन आई। गुड, यही पूछना था। देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले बेसिक चीज हमको आती रहेगी, तभी हम कर पाएंगे। विच वन इज ग्रेटर? ग्रेटर इज आर। हमारे कंट्रोल में क्या है? आई। आई को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। आई को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इफ आई इज इंक्रीजिंग, आर विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर आई को इंक्रीज करेंगे तो आर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। आई छोटा है आर से, यानी आर बड़ा है आई से। देखना ध्यान से, आर जो है वो आई से बड़ा है। अगर मैं आई को धीरे 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 बढ़ाता रहूं, आर भी धीरे 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 बढ़ता रहेगा। तो 90 डिग्री पहले कौन अटेन करे, आई या आर? पहले 90 डिग्री कौन अटेन करे? आर। आर। सिंपल सी बात। मैं लॉजिक वाली बात कर रहा हूँ, है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। आर क्या करेगा? पहले ये 90 डिग्री को चलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे हो जाता है कि आई बहुत बड़ा कर दिया हमने, आई ने बहुत बड़ा कर दिया ऐसे, आई, और आर जो है वो ऐसे हो गया, यानी रे जो है वो ऐसे जाने लगे। यानी ये जो एंगल है वो आर जो है वो कितना बनाने लगा? 90 डिग्री। अगर मैं इसके बाद भी एंगल को मैं इंक्रीज करता हूं, इसके बाद भी, यानी इस एंगल पे, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री बन जाता है, अभी लिखवा दूंगा। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 90 डिग्री, रिफ्लेक्शन नहीं सॉरी रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री बन जाता है, तो
उस एंगल को, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब हम अगर ये आईसी से बड़ा एंगल बनाते हैं, यानी आई जो है वो आईसी से बड़ा हो जाए, I is greater than IC, then what will happen, the ray will come in the same medium। डेंसर से रेयर में जा रही थी तो डेंसर से फिर से डेंसर में वापस आ जाएगी। समझ में आई बात? डेंसर से फिर से डेंसर में आ जाएगी। इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, क्योंकि ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गए, नॉट रिफ्लेक्ट। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं होता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, एल होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ना कि रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन विल कन्वर्ट इनटू रिफ्लेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आएगा? अब इसमें केस देख रहे हैं, केस अगर फॉर एग्जाम्पल देख लेना, पहले बनाना कुछ नहीं है अभी, पहले समझना। अगर मान लेते हैं ये रेयरर है और ये डेंसर है, ठीक है, और रेयरर से रे चलती है, रेयरर से रे चलती है, और रेयरर से जब रे चलती है तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि किस पर्टिकुलर एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री बन जाए? क्या किसी केस में पॉसिबल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी 90 डिग्री ना हुआ हो, आर जो है वो 90 डिग्री हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि आर इज स्मॉलर देन आई। पहले आई 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर पूरा काम खराब हो जाएगा। ये कभी भी इंटरनली रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। if the ray is going from rarer to denser, if the ray is going from rarer to denser, it will never happen that the ray will come in the same medium. Means there will not be any possibility for reflection. Only there will be a refraction. समझ में आ रही बात? ये बाउंस हो गया, जल्दी बताओ। बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, ज्यादा सोचोगे तो दिक्कत होगी, कम सोचोगे तो ठीक रहेगा। आ गया? अरे बाकी लोग नहीं आया तो रिपीट कर दो। क्लियर हो गया? गुड। चलो फिर से बताता हूँ, कोई बात नहीं, सबको आ गया, फिर से बताता हूँ। जो अभी हमने पूरा कहानी बताई, उस कहानी को फिर से बताता है। देखो, मैं यहाँ लिया डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर जब रे जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस केस में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे, नॉर्मल से और बढ़ाएंगे, तो ऐसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एक पर्टिकुलर एंगल पे, एक पर्टिकुलर एंगल पे जब हम बढ़ाते रहे तो एंगल ऑफ रे ऑफ जो रिफ्रैक्टेड रे है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री बन जाता है, यानी रे जो है वो ऐसे जाने लगता है। जिस एंगल पे ऐसा होता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, ये ऐसा तब होता है जब डेंसर से रेयर में जाती है, क्योंकि जब डेंसर से रेयर में जाती है तो आई छोटा होता है, आर बड़ा होता है, यानी आर 90 डिग्री से पहले ही रहेगा तो आर जो होगा वो, आई जो है वो 90 डिग्री से कम ही रहेगा तो आर जो है वो 90 डिग्री बना लेगा। ऐसे ही केस में पॉसिबल है व्हेन द रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। लेकिन अगर हम देखें कि रेयर टू डेंसर जा रेयर टू डेंसर जा रही है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलरेडी बड़ा है आर से। तो अगर हम आई को बढ़ाते हैं तो पहले आई आई 90 डिग्री हो जाएगा, आर कभी भी 90 डिग्री नहीं होना इस पर्टिकुलर केस। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो रे है जो रिफ्लेक्ट हो रही है कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं, जैसा कि इस केस में हो रहा है कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दें तो ये जो रे पैरेलल टू द सरफेस जा रही थी ये अंदर की तरफ उसी सेम मीडियम में आ जाएगी,
यानी कि ये डेंसर है, ये रेयरर है, ये डेंसर है और ये रेयरर। अगर कोई रे डेंसर से अगर कोई रे डेंसर से रेयरर की तरफ जाना चाह रही थी, गई नहीं। अगर कोई रे डेंसर से रेयरर में जाना चाह रही थी और उस पर्टिकुलर एंगल पे हमने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल अप्लाई कर दिया, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन द रे विल नॉट रिफ्रैक्ट, इट विल रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम। और जब रिफ्लेक्ट होगी तो हमको पता है कि अगर ये आई है तो ये भी आई हो जाएगी, यानी आर जो है वो आई के बराबर होगा, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी बात समझ आई? तो हम कह सकते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR only and only possible when the ray tries to go from denser to rarer। डेंसर से रेयर में जाना चाहेगी तभी ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अगर रेयर से डेंसर में जाना चाहे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आपने देखा यहाँ। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की पहली कंडीशन है दैट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। दूसरी कंडीशन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस एक पर्टिकुलर एंगल से कम होगा, एक पर्टिकुलर एंगल यानी क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन अगर इक्वल टू होगा तो ये 90 डिग्री बनाते हुए चला जाएगा, ना तो रिफ्रैक्शन होगा ना तो रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सुना? तो एक एक चीज यहां से उठ के आती है कि सर जब ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों नहीं बोला गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोला? समझ रहे? अगर ये रे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलना चाहिए था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोला गया? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आएगा? यस और नो? कोई रीजन हो सकता है, कोई बताएगा why it is called total internal reflection, why not internal reflection? all incident rays reflect, वो तो ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है। ऑल टोटल का मतलब ऑल होता है टोटल का मतलब ऑल होता है, ठीक है। कुछ और एक्सप्लेनेशन दो, वो तो ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है कि टोटल का मतलब सारी रेज इंटरनली रिफ्लेक्ट है। मैं बताता हूँ देखो, जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन, किसकी बात करते हैं? रिफ्लेक्शन, मिरर की बात, कॉनकेव हो या कॉनकेव हो, ऑल रिफ्लेक्टेड इन द डेंसर मीडियम। बता दो, देखो जब रिफ्लेक्शन की बात आती है, रिफ्लेक्शन ध्यान रखना, मिरर की बात आती है, चाहे वो कोई भी मिरर हो, प्लेन मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्शन के केस में जो रेज रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, बाउंस बैक होती है ना, बाउंस बैक होती है, तो जितनी इंसिडेंट हो रही है वही पूरी की पूरी क्या होती है, बाउंस बैक होती है। मींस 100% रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे, तो ना, यानी जितनी रे जा रही है वो सारी की सारी रे बाउंस बैक होगी, यानी रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ओनली मिरर के केस में 100% रिफ्लेक्शन है, मिरर के केस में 100% रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक होगा। लेकिन रिफ्रैक्शन में ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन में
रिफ्रैक्शन में 100% रिफ्रैक्शन नहीं होता, 100% रिफ्रैक्शन नहीं होता। कैसे? देखो, जैसे आप ऐसे वाटर 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 के सामने अगर कोई पेड़ हो या कोई ऐसी लाइट वाइट हो, तो आपको वाटर पानी के अंदर वो चीजें दिखती हैं। कैसे दिखती हैं? लाइट की रेज आ रही है और रिफ्लेक्ट होके वापस आपके आंख पे आ रही है, हमको दिखता है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ से रेज जो आ रही है, जैसे मान लो ये वाटर का सरफेस है, यहाँ पे कोई बल्ब है, यहाँ से रे आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है तो इसको दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। अंदर भी कोई पर्सन होगा तो उसको भी दिखेगी बल्ब। इसका मतलब ये जो बल्ब का है, जो जो भी लाइट है, लाइट सोर्स है, इसकी जो रे आ रही है वो कुछ रिफ्लेक्ट भी हो रही है और मैक्सिमम क्या होती है? रिफ्रैक्ट हो जाती है। यानी मैक्सिमम रेज जो होती है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, कुछ रेज जो होती है वो रिफ्लेक्ट भी होती है। तो रिफ्रैक्शन के केस में रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी होता है, कम होता है, 5% 10% के आसपास। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन की स्टडी कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन, इसलिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन को शो नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होता है। मतलब कहने का यह हुआ कि अगर सिर्फ रिफ्लेक्शन है, मिरर है, कोई भी मिरर, तो उस टाइम पर रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होता। कोई भी रे मिरर के नीचे नहीं जाता। ठीक है, लेकिन जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है, 5 to 10% के आसपास होता है, लेकिन होता है, उससे भी कम हो सकता है। ठीक है, यानी जहां कहीं भी रिफ्रैक्शन हो रहा होता है वहां पे चांस होता है कि रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो रिफ्रैक्टेड यानी रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है, रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमने एंगल को क्रिटिकल एंगल के बढ़ाया तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पहले दोनों हो रहा था। अब क्या हुआ? ये जो रिफ्रैक्ट हो रही थी रे वो भी अब रिफ्लेक्ट हो गई, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई। तो पहले भी कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा था, और कुछ रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब क्या हुआ कि सारी की सारी रे रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी पहले जो रिफ्लेक्शन भी था वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो रिफ्रैक्शन था वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। समझ रहे हो ना? इसलिए इसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि ऑल द रेज पहले रिफ्लेक्ट भी हो रही है, रिफ्रैक्ट भी हो रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट वाली जो रे थी अब दोनों मिलकर रिफ्लेक्ट है ना? तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन रूल भी फॉलो होगा, यानी I = R भी होगा। और चूंकि सारी की सारी रेज वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं, इसलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। क्लियर होगी बात? एक बात बस छोटी सी बात याद रखना, क्या कि रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्शन नहीं होता। जब रिफ्लेक्शन यानी मिरर के केस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं, ओनली एंड ओनली रिफ्लेक्शन, मीन्स 100% रेज बाउंस बैक होती है। लेकिन रिफ्रैक्शन जहां हो रहा होता है वो रिफ्रैक्शन शो कर रहा है, यानी हमने यहाँ पे रिफ्रैक्शन शो किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होता है, बहुत कम अमाउंट में रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। और चूंकि हम स्टडी कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की, इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन को शो नहीं करते हैं, सिर्फ रिफ्रैक्शन की बात। लेकिन जब TIR की बात आती है तो ऑल द रेज गेट इंटरनली रिफ्लेक्टेड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर होगी बात ना? देखो, आज तुम लोग अगर इंटरेस्ट दिखाओगे तो एक चीज को मैं ½ एन आवर भी डिस्कस कर सकता हूँ, नहीं तो आधे मिनट में भी निपट जाएगा। बस फार्मूला लिखवा दिया, काम खत्म। समझ रहे बात? बस फार्मूला लिखवा दिया, TIR ये होता है, फार्मूला ये होता है, और उसके बाद ये होता है, काम खत्म। ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ, और अगर नहीं तो फिर डिस्कशन भी कर सकते। आपके ऊपर कैसे पढ़ना चाहते हो, इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो छोड़ दूंगा मैं। चलो, ठीक। ठीक है, जब मैं रिप्लाई मांगू तो सबको रिप्लाई देना है, ये नहीं कि 2 4 लोग रिप्लाई रिप्लाई दें और बाकी लोग बैठे रहे।
ठीक। तो चलो मैं कुछ कुछ लिखा रहा हूँ, अभी कुछ नोट वोट नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद कौन कौन सा फिगर बनाना है कौन सा नहीं बनाना है मैं बताता रहूंगा ना। ठीक है ना। चलो, आपने लिखा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले आप लिखो, इसमें पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, व्हाट इज बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें लिखो सबसे पहले द फेनोमेनन इन विच a ray of light, the phenomenon, पूरी कहानी को याद रखना अपने सामने, उसके बाद ये नोट भी करते रहना, याद भी हो जाएगा। देखिए, जो मैं अभी पूरी कहानी बताया हूँ, जो पूरी स्टोरी आपको बताया हूँ, वो अपने दिमाग में रखना, और जो लिख रहे हैं उसको भी आप याद करते रहना। देखो, द phenomenon in which a ray of light, a ray of light traveling at one angle, sorry, traveling at an angle of, traveling at an angle of angle of incidence, traveling at, पूरा देख लो फिर से, पूरा देख लो फिर से बता रहा हूँ। The phenomenon in which a ray of light traveling at an angle of incidence greater than the critical angle, greater than the critical angle from denser to rarer, from denser to rarer medium, from denser to rarer medium is totally reflected back, is totally reflected back into the denser medium, into the denser medium is called total internal reflection, is called total internal reflection। ठीक है, ये वाला फिगर बनाना, ये वाला फिगर बनाओ, मिडिल वाला, जल्दी करो। हो गया। उसके बाद नीचे स्टार बना के लिखना है, स्टार बना के आप फिगर बनाने के बाद, ये वाला फिगर बनाने के बाद नीचे स्टार लिखना, PIR is not possible, PIR is not possible if the ray is going, if the ray is going from rarer to denser medium, not possible if the ray is going from rarer to denser medium। ये फिगर बना लेना, ये नीचे वाला, ये लास्ट वाला फिगर आप बना लो फटाफट।
ओके, उसके बाद लिखो नेक्स्ट हेडिंग, राइट डाउन क्रिटिकल एंगल। इसके नीचे आप लोग लिखना क्रिटिकल एंगल। आई सी है ना, आई सफिक्स सी, क्रिटिकल एंगल। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस at which angle of incidence at which angle of refraction angle of incidence at which angle of refraction becomes 90 degree. Angle of incidence at which angle of refraction becomes 90 degree. ठीक है, ये बनाओ, ये वाला फिगर, फर्स्ट फिगर बनाओ। देखो अब उसी के नीचे, फिगर के नीचे आप लोग ऐसे बनाना। सब लोग जानते हैं म्यू आई साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर, म्यू आई साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर। यानी अगर मैं ऐसे लिखूं, पहले फॉर्मूला ही लिख लेता हूं, म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आई। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही याद रखोगे तो याद रहेगा, है ना। बुक में उल्टा ऐसा करके दिया हुआ है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू आई अपॉन म्यू आर, उससे बहुत गड़बड़ी हो जाती है ना। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे बहुत इजी मेथड होता है, कभी नहीं भूले। जैसे म्यू आई साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन, इसको ऐसे याद रखो। तब बुक में साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू आर टू वन करके दिया हुआ है, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। उसको नहीं, ऐसे याद रखो, बहुत इजी वे में। जिधर से रे चल रही है उसको म्यू आई कर देंगे, है ना। इधर से चल रही है म्यू आई और म्यू, म्यू डेंसर है, म्यू डेंसर, और ये म्यू रेयर है। तो ऐसे कर लेना, म्यू आई डेंसर से चल रहा है, म्यू म्यू डी इनटू साइन आई, चूंकि क्रिटिकल है तो आई सी। अब फिर म्यू रेयर जा रहा है, तो म्यू रेयर इनटू साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जा रहा है ना। यहाँ पे मन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। म्यू रेयर को 1 मान ले, लेट म्यू रेयर इक्वल टू 1 एंड म्यू डेंसर इक्वल टू म्यू, है ना। म्यू रेयर 1 को लिए, इसको म्यू कर लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, या ओनली आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। आई सी यानी क्रिटिकल एंगल इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। नोट डाउन। At angle of incidence, IC is, wait. At angle of incidence, IC is, it is reflection or refraction. रिफ्रैक्शन नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना। आई एट आईसी की बात कर रहे हो, तो ना तो वो रिफ्रैक्शन है ना तो रिफ्लेक्शन है ना, उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, उसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। ठीक है, वो क्रिटिकल एंगल होगा, वो ना तो रिफ्रैक्शन एंगल होगा ना तो
क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होगा, है ना, बस सिंपली आर इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ना तो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना तो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, ना तो वो उसी मीडियम में वापस बैक आ रही है और ना तो वो दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो रही है, ना तो रिफ्रैक्शन है ना तो रिफ्लेक्शन है, क्रिटिकल है, वो क्रिटिकल कंडीशन है। चलो आगे देखो, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, application of TIR. Number one, sparkling of diamond. Sparkling of diamond. वैसे नॉर्मल किसी केस में देखा जाए तो क्रिटिकल एंगल बहुत बड़ा होता है ना, नॉर्मल किसी केस में देखा जाए तो क्रिटिकल एंगल काफी बड़ा होता है, यानी कि ऐसे आएगा, ये एंगल होगा, तब जाके इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जो होता है वो काफी बड़ा होता है। लेकिन डायमंड का जो शेप होता है कुछ इस तरह का, मुझे आता नहीं है बनाना, जो भी होगा पता नहीं कैसे बनता है, मुझे नहीं पता। जो भी बनता है जैसे बनता मुझे नहीं पता, इस तरह का जो भी बनता है ना, तो जो भी डायमंड, इसके जो फेसेस होते हैं कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, इसका एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जो होता है वो 24.4 डिग्री के आसपास होता है, बहुत कम होता है ना, 24.4 के आसपास होता है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे इसमें रे कोई जाती है तो फिर वो बाहर नहीं निकल पाती ना। एक बात और याद रखना, डायमंड खुद नहीं चमकता है, ऐसे उसके अंदर लाइट वाइट नहीं लगी होती ना, जितनी रेज आती हैं उसके आसपास वो सब क्या करती हैं, अंदर जाके घूमने लगती है, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर से भी आएगी तभी वो घूमने लगेगी ऐसे ऐसे, इधर से भी आएगी तभी वो घूमने लगेगी, इधर से भी आएगी तभी वो घूमने लगेगी, मतलब अंदर जाती है और फिर बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, उसका क्रिटिकल एंगल इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि ये अंदर ही घूमने लगती है, इतनी आसपास लाइट होती है जो उस पर पड़ती है वो सब के सब जाती है, तो इंटरनली वो रिफ्लेक्ट हो रही है, उनका फेस कुछ इस तरह से कट किया जाता है कि वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होती चली जाती है। इसमें टीआईआर की फेनोमेनन होती है, इसकी वजह से स्पार्कल करता है, चमकता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना लिख लेना, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज द एग्जाम्पल ऑफ टीआईआर। दूसरा लिखना मिराज, ऐसे मिराज, किसी ने नाम दिया था बीच में, मिराज, मिराज क्या होता है उसको भी देखना। पहले क्या लिखोगे, वैसे समझ लो, ऐसे उसे लिख लेना। देखो, पहले मैं कहता हूँ, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ग्राउंड है, और ये ग्राउंड है वो डेजर्ट का, डेजर्ट। डेजर्ट में जो सैंड्स होती है वो काफी ज्यादा हॉट होती है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से जो नियरर द डेजर्ट, नियरर द ग्राउंड जो एयर होती है वो हॉट होती है। हॉट होने से क्या होता है, यहाँ पे वेरी क्लोज टू द ग्राउंड इट इज रेयरर, हॉट होने से क्या होता है उसकी डेंसिटी
कम हो जाती है, वो एक्सपेंड कर देती है। और ग्राउंड से ऊपर देखते हैं तो ये डेंसर, रिलेटिवली डेंसर, बहुत ज्यादा डेंसर और हायर, बहुत ज्यादा रेयर और डेंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वेरी क्लोज टू द ग्राउंड इन द डेजर्ट, वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, एयर इज रेयर एंड अबव द ग्राउंड इट इज डेंसर। जो एयर होगी वो डेंसर। एक और बात, एक और बात याद रखना, डेंसर और रेयरर का क्या मतलब? दो चीजें होती हैं, एक होता है डेंसिटी के अकॉर्डिंग डेंसर और रेयरर होना, किसी की डेंसिटी ज्यादा है, मास डेंसिटी, समझ रहे हैं? कौन सी? मास डेंसिटी, पता था ना, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। मास डेंसिटी ज्यादा होना एक अलग चीज है, और ऑप्टिकल डेंसिटी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना अलग चीज। ऑप्टिकल डेंसिटी और यहाँ पे मास डेंसिटी अलग अलग चीज। ऐसा नहीं है कि कहीं पे अगर मास डेंसिटी ज्यादा है तो वो ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा है। जैसा कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे रेयरर है, मतलब यहाँ पे एक्सपेंड होंगे मॉलिक्यूल्स, थोड़ा सा दूर होंगे इनके कंपैरिजन में, बिकॉज यहाँ पे हीट टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पे मास डेंसिटी जो है वो कम है, मास डेंसिटी कम है और ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम है। इन जनरल ऐसा होता है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। इन जनरल क्या होता है कि जहाँ पे मास डेंसिटी कम हो, मास डेंसिटी कम हो, वहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम हो। जैसे कि यहाँ हर केस में ऐसा नहीं होता है, आपको जब दिमाग में याद रखना, अगर असर्शन रीजन में भी पूछ सकते हैं, जैसे एम्स वगैरह में होता है, कि क्या हर केस में ऐसा होता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? हर जगह ऐसा नहीं होता, इन जनरल होता है। जैसे कि यहाँ पे एयर जो है वो क्या नाम है कि कम डेंसर है, यहाँ पे ज्यादा डेंसर है, मास की बात कर रहे हैं, है ना? तो मास डेंसिटी यहाँ पे कम है, मास डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। तो इसी तरह से इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी यानी रेयरर और डेंसर मीडियम की जो बात होती है, यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी की बात आती है। डेंसर और रेयरर वाला मास डेंसिटी वाली बात नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग है। ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज है, मास डेंसिटी अलग चीज है, ठीक है? ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि जहां पे स्पीड स्पीड ऑफ लाइट कम से कम होगी, सी अपॉन वी होता है ना, जितनी वी कम होगी उतना ही ज्यादा म्यू ज्यादा हो। यानी एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम हो और ज्यादा डेंसर हो, ऑप्टिकली डेंसर। क्लियर हो रही बात? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको याद। ऑप्टिकली डेंसर का मतलब हो गया कि वहां पे स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम, कम से कम। जितना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उतना ही ज्यादा वो ऑप्टिकली डेंस होगा। ऑप्टिकली डेंस का मतलब ऑप्टिकली डेंस होता है ना, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो, अगर हम मास की वजह से देखें, है ना, मास की वजह से जो डेंसिटी देखें, जब जो मैसिव डेंसिटी है वो कम हो और ऑप्टिकली डेंसिटी ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? चलो यार, डेजर्ट है यहाँ पे, चूंकि उसके सैंड्स जो है वो हॉट है, इसकी वजह से उससे जो उसकी जो नियरर एयर होगी, उसके पास की जो एयर होगी वो आपकी रेयरर होगी, और उससे ऊपर वाली एयर वो डेंसर। एक बात और याद रखना इसमें, ये डेंसर टू रेयरर या रेयरर टू डेंसर सडन नहीं है। जैसा कि आपने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस इज द रेयरर मीडियम, रे ऐसे जा रही है, तो दिस इज सडन। सडन यहाँ पे सडन है, ये सरफेस है ना, ये इंटरफेस है, इसको इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब होता है जो दो मीडियम को अलग करता है। इंटरफेस, एक इंटरफेस एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसा प्लेन है या एक ऐसा सरफेस है दैट डिवाइड द टू मीडिया। दो मीडियम को अलग करने वाले सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस है। तो यहाँ पे इंटरफेस था, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरफेस नहीं है। इट इज नॉट सडन, डेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर, सडन नहीं है, ये ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल फ्रॉम रेयर टू डेंसर एंड ग्रेजुअल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। बात समझ में आ रही है? चलो, अब यहाँ पे मिराज में क्या होता है? बेसिकली बेसिकली क्या होता है कि लेट अस सपोज कि यहाँ पे कोई पेड़ है, पेड़ को बनाना नहीं आता, ठीक है?
मान लो कोई पेड़, ठीक है, यहां से जब रे चलती है, रे तो हर जगह चलेगी, लेकिन जब मैं इधर की बात कर रहा हूँ, जो यहां से रे चलेगी, ऐसे रे ऐसे चलेगी, तो इसको क्या मिलेगा, एक मीडियम ऐसे, और ये आपका नॉर्मल की तरह काम करेगा। अब बताओ, ये डेंसर टू रेयर जा रही है, तो इसको ऐसे चले जाना चाहिए, लेकिन वो क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। बोलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? उसको सीधे चले जाने चाहिए थी, लेकिन वो क्या करेगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगा। दिख रहा है ना? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, मतलब ये ऐसे जा रही थी, ये ऐसे जा रही थी, ये बेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और अगर मैं यहाँ पे देखूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, बनाना नहीं है अभी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पे आई और ई इसको देखा जाए तो ये वाला जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। ये जैसे 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 आगे की तरफ जाएगी, वैसे वैसे ये घूमती जाएगी, और ये ऐसे 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 नहीं होगा, बहुत ही धीरे धीरे हो, ग्रेजुअल है ना यहाँ पे, ग्रेजुअल हो रहा है बात। ये डेंसर से रेयर में आ रहा है, तो ये रेज जो है, ये जो रे है, जो ये नॉर्मल, नॉर्मल से एंगल को धीरे 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 कम करती है, सॉरी बढ़ाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, चूंकि पहले ऐसे है, फिर धीरे 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 ऐसा, यानी क्या हुआ कि यहां से अगर देखा जाए तो ये ऐसे जाएगा, कर्व, रेज होगी वो कर्व, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे हर पॉइंट पे वो बेंडिंग होगी, उसकी हर एक पॉइंट पे बेंडिंग होगी, जिससे क्या होगा, ये बेंड करते हुए जाएगी, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि इसका एंगल बहुत बड़ा हो, यानी इसका एंगल जो होता है इस मीडियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, इस पॉइंट पे वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तो ये बाउंस बैक उसी मीडियम में होने लगती है, ये ऐसे आई तो ये ऐसे जाने लगती है, तो ये अब ऊपर उठने लगती है, ऊपर। अब जब ये ऊपर उठने लगती है, तो अब ये क्या कर रही है, ये रेयरर से डेंसर में जाती है। अब क्या करेगा, ये रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो ये अब ऐसे मुड़ेगी, ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे जा रही थी, ऐसे नॉर्मल टुवर्ड द नॉर्मल वेंड, तो अब ये एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल के बाद, एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल के बाद ये ऊपर की तरफ जाने लगे, ऐसे। समझ आ रहा है? फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे कोई पर्सन, यहाँ से कोई पर्सन अगर देखेगा, यहाँ से कोई पर्सन अगर देखेगा, तो उसको क्या लगेगा कि रे जो है वो ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। उसको क्या लगेगा कि जो रे है वो कहाँ से आ रही है, वो यहाँ से कहीं से आ रही है। जैसे आंख में आएगी, ऑब्जेक्ट, सॉरी, उसकी इमेज जो बनेगी वही निकलेगी सामने, यानी जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उसको हम, जैसे रे बेंड होके आ रही है वैसे सामने रे जो है वो आ यहाँ से, लेकिन आते आते ये बेंड हो जाती है ड्यू टू द यहाँ पे डिफरेंस इन द डेंसिटी, ये ऐसे ऐसे बेंड होके ऐसे जा रही है, इसकी आंख में जा रही है ऐसे, तो इसको फील होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है। ये जो एंड पॉइंट है उसको नीचे की तरफ दिखेगा, और हमारी बात, तो जो ऊपर का है वो नीचे दिखेगा, ये लगेगा कि ये उल्टा कोई चीज हमको दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मिराज कहते हैं, इसको हम मिराज कहते हैं। ओके, ठीक है, मिराज लिख लिया, उसका फिगर बना लो।
हो गया ना? इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन लिख लेना, ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है उसको मैं कल बता दूंगा। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं इसको मैं कल डिटेल से बता दूंगा, क्योंकि बड़ा बड़ा टॉपिक है, टाइम लगेगा, इसलिए आज रहने देते हैं इसको। ठीक है, तो आप लोग इसको डिटेल से पढ़ना, ऑप्टिकल फाइबर में कल पढ़ा। ओके, इफ इट इज डन, हाँ, यू कैन राइट योर अटेंडेंस।